नीति निदेशक तत्व क्या होता है? किसने नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कहा है? एक कल्याणकारी राज्य क्या होता है? हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद आकांक्षा एंड सुमित में स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसका 1 से 2 पार्ट और आएगा और यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि नीति निदेशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पर किया गया है, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है, नीति निदेशक तत्व क्या होता है, भारतीय संविधान में इसे शामिल करने का क्या उद्देश्य था, और अंत में हम लोग पढ़ेंगे कि नीति निदेशक तत्व का महत्व एवं प्रकृति क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भी कहा जाता है और इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व या सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान में कहां पर किया गया है। तो इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें, अर्थात नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, या फिर भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को शामिल करने की जो प्रेरणा है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि आयरलैंड ने नीति निदेशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया है, तो वह होगा स्पेन के संविधान से। तो क्या समझे कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जबकि आयरलैंड के संविधान में इस नीति निदेशक तत्व को स्पेन के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं कि यह जो नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत क्या है, तो इसे हम लोग 3 पॉइंट में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार नीति निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेशों या फिर निर्देशों या इंस्ट्रक्शन के समान है। कहने का मतलब क्या हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह कहना है कि जो नीति निदेशक तत्व है तो वह भारत शासन अधिनियम 1935 में जिन अनुदेशों या निर्देशों या फिर जिसे इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, तो जिन इंस्ट्रक्शन का उल्लेख किया गया है भारतीय शासन अधिनियम 1935 में, तो उसी अनुदेश, उसी निर्देश या उसी इंस्ट्रक्शन के समान नीति निदेशक तत्व है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो वर्णित अनुदेश है, उसी अनुदेश का दूसरा नाम नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 में जो जिस अनुदेश का, जिस निर्देश या जिस इंस्ट्रक्शन का उल्लेख किया गया है, तो उसी का दूसरा नाम नीति निदेशक तत्व है, क्योंकि उसी के समान है वह। तो सब कुछ तो दोनों में समानता है, लेकिन फिर भी केवल दोनों में एक अंतर है, और वह अंतर क्या है, तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले इन अनुदेश को समझें। तो क्या था कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत गवर्नर एवं गवर्नर जनरलों को अनुदेश देने का काम करते थे।
यानी भारत शासन अधिनियम 1935 में जो वर्णित अनुदेश था, तो इसी के जरिए उन लोगों को, मतलब उस समय गवर्नर एवं गवर्नर जनरलों को जो है इंस्ट्रक्शन देने का कार्य किया करते थे। जबकि नीति निदेशक तत्व की बात करें, मतलब दोनों में अंतर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो केवल एक अंतर है दोनों में, उसी अंतर की बात कर रहे हैं। तो यहां तो समझ लिए कि अनुदेश क्या था। अब बात करते नीति निदेशक तत्व। तो नीति निदेशक तत्व जो है वह विधायिका, कार्यपालिका एवं प्रशासनिक या संवैधानिक मामले में राज्य के लिए अनुदेश या निर्देश या सिफारिश है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि यह जो नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत जो है वह विधायिका, कार्यपालिका एवं प्रशासनिक या संवैधानिक मामले में राज्य को अनुदेश या निर्देश देने का कार्य करती है या सिफारिश करने का कार्य करती है। मतलब कि यह जो नीति निदेशक तत्व है यह विधायिका, कार्यपालिका एवं प्रशासनिक मामले में बाधा नहीं डालती है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि क्या नीति निदेशक तत्व विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों में बाधा डालने का कार्य करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनके कार्यों में राज्य को, मतलब क्या करती है, यह सिफारिश करने का कार्य करती है, उसे अनुदेश यानी इंस्ट्रक्शन देने का कार्य करती है, सलाह देने का कार्य करती है। तो इस तरह से जब इन दो पॉइंट को समझे तो इसका मतलब यह हुआ कि नीति निदेशक तत्व का मतलब यह है कि राज्य किसी भी नीति एवं कानून को बनाते समय इन तत्वों या सिद्धांतों को, किन तत्वों या सिद्धांतों को, तो नीति निदेशक तत्व या सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि राज्य जब भी कोई कानून या नीति बनाएगी तो उस समय नीति निदेशक के जो सिद्धांत हैं, जो उसके तत्व हैं, तो उस सिद्धांत को कानून बनाने के समय वह ध्यान में रखेगा और उसी सिद्धांत को कानून बनाकर वह लागू करेगा। कौन? तो राज्य करेगा। तो यहां पर देखिए, अब हेडिंग को समझे तो हेडिंग जो लिखा हुआ है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, तो इसे समझते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा सिद्धांत जो राज्य को नीति या फिर कानून बनाने के समय निर्देश या अनुदेश देने का कार्य करती है, सिफारिश करने का कार्य करती है, तो वैसे ही सिद्धांत को राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या था भारतीय संविधान में शामिल करने का। आखिर कोई ना कोई तो उद्देश्य रहा होगा कि ऐसे तो नहीं भारतीय संविधान में इसे शामिल कर लिया गया होगा। तो इसका उद्देश्य था, क्या क्या उद्देश्य था, इसे समझते हैं। तो सर्वप्रथम बात करें पहले उद्देश्य की, तो वह था एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अगर संक्षेप में शॉर्ट में कहें तो इसका मतलब यह था कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या प्रजातंत्र की स्थापना करना। ठीक है, कई बार क्या होगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को शामिल करने का उद्देश्य क्या था। तो मान लीजिए कि उसमें से जो भी यहाँ पर 4 पॉइंट है, तो उसमें से आपको सेकंड पॉइंट दे दिया जाएगा कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या प्रजातंत्र की स्थापना करना। लेकिन कई बार क्या होता है कि यह लोकतंत्र या प्रजातंत्र की जगह न्याय या कल्याण वर्ड लिख दिया जाता है। मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना या उसे सुनिश्चित करना, या फिर सामाजिक और आर्थिक कल्याण की स्थापना करना या सुनिश्चित करना। तो चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो वैसा राज्य
जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करता है, तो वैसे राज्य को कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। मतलब क्या हुआ कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या हुआ कि नागरिकों के विशेष रूप से जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो उसके कल्याण के लिए जो प्रबंध करना ही एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। क्योंकि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो वर्ग संपन्न एवं सुदृढ़ हैं, तो वह वर्ग अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। क्योंकि आप लोग अपने आसपास भी देखते होंगे कि जो ऑलरेडी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो वर्ग संपन्न है, तो वह अपने कल्याण का कार्य खुद कर लेता है। लेकिन जो वर्ग सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो उसी के कल्याण के लिए प्रबंध करना एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। तो इसी कारण से लोक नियोजन में क्रीमी लेयर, जिसे पिछड़ों में अगड़ा कहा जाता है, तो लोक नियोजन में क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वे अपने कल्याण का कार्य स्वयं कर सकते हैं। तो यही है एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यह जो नीति निदेशक तत्व का जो उद्देश्य है, तो वह तीसरा उद्देश्य क्या है? तो यह है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का मतलब कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वह हर धर्म को महत्व देगा। फिर बात करें तो जब आप यहां देखिए कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। अब बात करते हैं चौथे उद्देश्य के बारे में, तो वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का विकास करना। तो यही वो चार उद्देश्य हैं जिस उद्देश्य के वजह से भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कि यहाँ देखिए एक पॉइंट लिखा गया है कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य, यहाँ जो एक वर्ड आया था, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर लिख दिया जाए कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो बात सेम ही है। अच्छा ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर प्रश्न के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि पूछा जाए कि नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो यहाँ जो भी चार उद्देश्य बताया गया है, यह चारों उसके उद्देश्य हैं, तो इसलिए आपको ऑप्शन में ध्यान से देखना है। लेकिन फिर कई बार क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि नीति निदेशक तत्व का उद्देश्य क्या है, और इन चारों में से किसी एक को दिया जाता है, और मान लीजिए कि अगर यह सेकंड ऑप्शन को दिया जाए, ठीक है, इस वाले को, कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या प्रजातंत्र या न्याय या कल्याण की स्थापना करना या सुनिश्चित करना, तो कई बार क्या होता है कि देखिए ऑप्शन में कैसे रखेगा। पहला ऑप्शन जो रखेगा कि सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, उसमें आर्थिक नहीं जोड़ा रहेगा। दूसरा ऑप्शन लिख दिया जाएगा कि आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। लेकिन जिस ऑप्शन में आपको यह दोनों लिखा हुआ रहे, मान लीजिए कि सी या डी ऑप्शन में फिर लिख दिया जाए कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, तो आप वहां पर जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। ये नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन देखे कि सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना लिखा है तो हम वही लगा देंगे, नहीं,
ध्यान देना है कि दोनों की स्थापना करना। तो मान लीजिए कि जो है अगर सी ऑप्शन में दोनों को लिखा गया है तो वह ऑप्शन सही हो जाएगा, या फिर ए में सिर्फ सामाजिक लिखा और बी में जो है सिर्फ आर्थिक लिखा, और मान लीजिए कि सी या डी ऑप्शन में लिख दिया कि ए एंड बी दोनों, तब फिर ए एंड बी दोनों वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन ध्यान में रखना है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का संकल्प या आदर्श की घोषणा कहां पर किया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा कहां कहां पर किया गया है, तो भाग 4 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व में तो किया ही गया है। ठीक है, आप क्योंकि नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत का ही चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत अभी देखिए कल्याणकारी राज्य के बारे में हम लोग पढ़े। तो संविधान में कल्याणकारी राज्य की घोषणा जो है नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत तो किया ही गया है, लेकिन इसके साथ साथ प्रस्तावना में भी किया गया है। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़े थे तो वहां पर कल्याणकारी राज्य के बारे में भी पढ़े थे, तो आप लोग उस वीडियो को एक बार देखिएगा कि प्रस्तावना में भी कल्याणकारी राज्य का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए अगर पूछे कि भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की घोषणा कहां पर किया गया है, तो वह नीति निदेशक तत्व एवं प्रस्तावना दोनों में किया गया है। अब चलिए एक प्रश्न और समझते हैं कि अगर पूछा जाए कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, तो यह किसकी अवधारणा है, कौन इस तरह की अवधारणा को व्यक्त कर रहा है, तो वह कल्याणकारी राज्य की यह अवधारणा है। क्या अवधारणा है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, अभी आप लोग समझे कि एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या था, तो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि यह अंतराल शायद ही छोड़ता है, क्योंकि एक कल्याणकारी राज्य जो है, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके कल्याण के लिए वह कार्य करता है। तो इसीलिए यह अवधारणा कल्याणकारी राज्य की है। अब बात करते हैं कि जो अभी हम लोग देखें कि नीति निदेशक तत्व की यह सब जो विशेषता हम लोग पढ़े, या नीति निदेशक सिद्धांत की जो विशेषता अभी हम लोग पढ़े या उद्देश्य कह सकते हैं, तो इनके इसी विशेषता के वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान की प्रमुख या अनोखी या अनूठी विशेषता कहा है। किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। फिर बात करें कि अमेरिकी इतिहासकार ग्रेनविले ऑस्टिन ने राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा कहा है। इन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है, और इनके पुस्तक का नाम क्या है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। तो ग्रेनविले ऑस्टिन जो अमेरिकी इतिहासकार थे, तो इन्होंने अपनी इसी पुस्तक में राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान की मूल आत्मा यानी भारतीय संविधान की मूल आत्मा कहा है। यहां तक तो हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं कि यह जो नीति निदेशक के जो सिद्धांत हैं, तो इस सिद्धांत का प्रावधान मूल रूप से अनुच्छेद 38 से 51 तक में किया गया है। कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो नीति निदेशक तत्व है, तो इसका उल्लेख तो 36 से 51 तक में किया गया है, लेकिन इस नीति निदेशक के जो भी सिद्धांत हैं, ठीक है, तो उस सिद्धांत का वर्णन अनुच्छेद 38 से 51 तक में किया गया है। तो फिर बच गया कौन कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 37। तो हमें इन दोनों अनुच्छेद के बारे में भी जानना है कि आखिर यह दोनों अनुच्छेद क्या कहता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 36 के बारे में। अनुच्छेद 36 क्या कहता है कि यह राज्य शब्द को परिभाषित करता है। तो यहाँ जो हेडिंग में देख रहे हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो इसी राज्य शब्द को अनुच्छेद 36 परिभाषित करता है। और यह कहा गया है कि अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकार से संबंधित भाग 3 के अनुच्छेद 12 में है।
तो मूल अधिकार का जो चैप्टर है वह भाग 3 के अंतर्गत है और हम लोग मूल अधिकार को पढ़ चुके हैं। और उसमें जो हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 12, तो वहां पर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है कि राज्य शब्द में किन किन शब्दों को शामिल किया गया है। तो वहां पर जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य शब्द का परिभाषा है, वही अनुच्छेद 36 के अंतर्गत राज्य शब्द का परिभाषा है। तो इसी वजह से राज्य शब्द को डिटेल में जानने के लिए आप अनुच्छेद 12 को देख लीजिएगा, तो वही बिल्कुल सेम है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 37 के बारे में। अनुच्छेद 37 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निदेशक तत्व के महत्व एवं प्रकृति की व्याख्या करता है। मतलब नीति निदेशक तत्व का इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है और इसकी प्रकृति अर्थात इसका नेचर क्या है, तो इसकी व्याख्या कौन करता है? तो वह अनुच्छेद 37 करता है। तो अगर आपसे डायरेक्ट प्रश्न यही पूछ लिया जाए कि नीति निदेशक तत्व की प्रकृति की व्याख्या कौन करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 37 करता है। तो अब देखते हैं कि आखिर नीति निदेशक तत्व का प्रकृति क्या क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका महत्व क्या है। तो आइए इसे 3 पॉइंट में समझते हैं। इसकी 3 प्रकृति है, इसका 3 महत्व है। पहले प्रकृति की बात करें जो कि अनुच्छेद 37 के अंतर्गत ही है, क्योंकि नीति निदेशक तत्व की प्रकृति की व्याख्या अनुच्छेद 37 करता है। तो आइए समझते हैं नीति निदेशक तत्व की प्रकृति क्या है। तो यह कहने का मतलब नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत। तो नीति निदेशक तत्व न्यायोचित या वाद योग्य या परिवर्तनीय नहीं है, जिसे इंग्लिश में एनफोर्सिएबल कहा जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि नीति निदेशक तत्व जो है न्यायोचित या वाद योग्य या परिवर्तनीय या एनफोर्सिएबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि नीति निदेशक तत्व के उल्लंघन होने पर, इसका हनन होने पर इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। जबकि आप लोग मूल अधिकार पढ़ चुके हैं, तो वहाँ हम लोग पढ़े थे कि मूल अधिकार के हनन या उल्लंघन होने पर उसे न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। इसी वजह से मूल अधिकार जो था वह क्या था? वाद योग्य था, वह न्यायोचित था, वह परिवर्तनीय था, वह एनफोर्सिएबल था। लेकिन नीति निदेशक तत्व न्यायोचित या वाद योग्य या परिवर्तनीय या एनफोर्सिएबल नहीं है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि यह न्यायोचित नहीं है, इसका मतलब क्या है कि नीति निदेशक तत्व गैर न्यायोचित है। ठीक है। यह वाद योग्य नहीं है, इसका मतलब क्या है? यह अवाद योग्य है। फिर यह परिवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? यह अपरिवर्तनीय है। तो इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह से ना लिख के, मान लीजिए कि नीति निदेशक तत्व न्यायोचित नहीं है, इस तरह से ना लिखकर अगर ऑप्शन में लिख दिया जाए कि नीति निदेशक तत्व गैर न्यायोचित है, तो वह सही हो जाएगा। अब बात करते हैं कि नीति निदेशक तत्व भले ही परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यह जो नीति निदेशक तत्व है, यह देश के अर्थात भारत के शासन में मूलभूत या आधारभूत स्थान रखते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह भले ही इसके हनन होने पे इसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, लेकिन फिर भी हमारे देश के संचालन में नीति निदेशक तत्व जो है वह आधारभूत या मूलभूत या फंडामेंटल जो है वह स्थान रखता है, एक मूल स्थान रखता है। और थर्ड जो इसका नेचर है वह यह है कि कानून या विधि बनाने में इन तत्वों या सिद्धांतों को अर्थात नीति निदेशक तत्वों या सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह अनुच्छेद 37 कहता है। इसका मतलब क्या हुआ? यह थर्ड पॉइंट का मतलब यह हुआ कि राज्य किसी भी मतलब इसका मतलब यह हुआ कि राज्य जो है नीति निदेशक के सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करने का कार्य करेगा। तो इसीलिए यह कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कानून बनाने में इन तत्वों या सिद्धांतों को ही लागू करेगा।
ठीक है, अर्थात इसी सिद्धांत को कानून बनाकर राज्य लागू करने का कार्य करेगी। तो जब इस तरह का बात यहां लिखा गया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाग 4 के अंतर्गत, भाग 4 में क्या है, राज्य की नीति निदेशक तत्व तो है, यहां लिखा गया है। तो भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 38 से 51 तक में जो भी सिद्धांत समाहित हैं, यानी जो भी सिद्धांत शामिल है अनुच्छेद 38 से 51 तक में, तो उसे उस सिद्धांतों को लागू कराने का कार्य कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 37 करता है। अनुच्छेद 37 के द्वारा ही अनुच्छेद 38 से लेकर अनुच्छेद 51 तक के जो भी सिद्धांत है उन सिद्धांत को लागू कराने का कार्य किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।